बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका सेक्शन नंबर 8 जो है, ये हमारी सेकंड वीडियो है, इसमें उसका सेक्शन नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपनी रजिस्टर्ड एजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी रजिस्टर्ड एजेंसी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उसके बाद आप अपनी मर्जी से जब आप वर्किंग स्टार्ट करें तो आप खुद से नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए आपको इसके 3 सब सेक्शंस दिए गए हैं। इस सेक्शन 8 के अंदर इस बारे में आपको लीगली उसको मद्देनजर रखना होगा। नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड एजेंसी शैल बी वैलिड अनलेस इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी अमेंडमेंट करने के लिए, चाहे आप अपने एनजीओ की जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं या आप अपनी किसी भी टाइप की उसमें तब्दीली करते हैं जो आपने उनको पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, तो हर सूरत में आप एक एप्लीकेशन उनके नाम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को और उनसे आप पहले प्रायर परमिशन लेंगे। जब आपको वो अलाउ कर देंगे तो फिर आप उस अमेंडमेंट के साथ आप एक अमेंडमेंट सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। अब इसका सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है जब आपने उनको अप्लाई किया है तो आपको वो अमेंडमेंट का सर्टिफिकेट जो है ना, एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंट्रेरी। इस सूरत में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो अमेंडमेंट उनको लिखकर भेजी है कि ये हम करना चाह रहे हैं, अपनी जो एग्जिस्टिंग आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपकी सोसाइटी के, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी बोल रहे हैं, इसमें अगर वो कंट्रेरी ना हो, यानी कि जो उन्होंने आपको अपने रूल्स रेगुलेशंस दे रखे हैं अगर वो उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे तो वो आपको अलाउ कर देंगे, और अगर वो इसको यानी सेटिस्फाई हैं यानी आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर ना हुए तो वो फिर रिजेक्ट कर देंगे। इसका सब सेक्शन 3 ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अप्रूव्स एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जब वो अप्रूव करता है इट शैल इशू टू द एजेंसी अ कॉपी ऑफ द अमेंडमेंट सर्टिफिकेट। फिर आप उसका वो लेने के बाद अप्रूवल अमेंडमेंट सर्टिफिकेट तो आपको एक एविडेंस डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसे आप अपने पास महफूज कर लेंगे। सेक्शन 9 जो है उसमें अगर आप अपनी गवर्निंग बॉडी ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसी को डिससॉल्यूट या सस्पेंशन के लिए क्या मेथड अडॉप्ट करना होगा। इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि आप जब आपके इंक्वायरीज होती हैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट अ रजिस्टर्ड एजेंसी हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर एनी इरेगुलरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फंड्स। यानी अगर जब आपका ऑडिट हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से एक नॉमिनेटेड ऑफिसर आता है, वो आपके सारे अफेयर्स को देखता है, अगर उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम लगता है या वो सेटिस्फाई नहीं होते या आपने कोई इरेगुलरिटी शो की है अपने एनजीओ को चलाने में, तो इस तरह की बिहेवियर के ऊपर वो आपकी इंक्वायरी कर सकती है, आपको इन राइटिंग सस्पेंड कर सकती है आपकी गवर्निंग बॉडी को कि जो आपकी एग्जिस्टिंग गवर्निंग बॉडी है वो फर्दर वर्किंग नहीं करेगी, तो वो एक नया लाहे अमल अडॉप्ट करती है। अब हमारे पास इसका सब सेक्शन 2 जो है वो है वेयर गवर्निंग बॉडी सस्पेंडेड अंडर सब सेक्शन 1। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपकी इरेगुलरिटी देखी, आपको सस्पेंड कर दिया, तो अब आपके सब सेक्शन 1 के तहत रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर और केयर टेकर बॉडी करने के लिए कि अब नई एक आपकी गवर्निंग बॉडी बनेगी और ये वो कहते हैं कि 5 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसको वो ऑथोराइज करके जा रहे हैं कि वो गवर्निंग बॉडी जैसे काम करती है वो उसी तरीके से इस एजेंसी को चलाएगी, इस एनजीओ को चलाएगी जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है। लेकिन वो आपकी इरेगुलरिटी की वजह से ये एक्शन लेगी कि नई गवर्निंग बॉडी बना देगी और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथोराइज करती है ये काम करने के लिए। अब इसका सब सेक्शन 3 जो है इसके मुताबिक एवरी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी प्लेस्ड बाय द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बिफोर अ बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 5 पर्सन्स। जाहिर है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस मकसद के लिए 5 यानी आपके जो मेंबर्स हैं एनजीओ के उससे ज़्यादा पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए और नंबर हमेशा ऑड होने चाहिए एनजीओ के, यानी जैसे 11 है, 9 है, 7 है, 5 है, मतलब ये ऑड इंटीजर्स में हमेशा एनजीओ की गवर्निंग बॉडी बनती है। We shall have the power to make such order as to be reinstatement or the dissolution or reconstitution। तो अब आपका यानी कि जो रीइंस्टेटमेंट करना है या आपकी जो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था अपनी एजेंसी का उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है या उसको डिसल्यूट करना है या ख़त्म करना है, तो ये सारे जो डिसीजन है वो जिस अंदाज से इट मे थिंक फिट जैसे मुनासिब समझे वो वैसा करते हैं।
सब सेक्शन 4 में ये है कि गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट होम एंड ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अंडर सब सेक्शन 3 में अपील टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद इन 30 days। फॉर एग्जांपल यानी ऊपर जो आपने 3 सेक्शंस में इरेगुलरिटी की वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अगर आपको सल्यूट करती है या सस्पेंड करती है, यानी ऊपर जो भी आपका उनके साथ इस तरह से मैटर होता है, तो इस सिलसिले में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपके पास 30 days है। तो आप उनका जो एंड द डिसीजन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बी फाइनल, इसके ऊपर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो उनका फिर जो भी डिसीजन होता है उसको फाइनल कंसीडर किया जाता है, उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद ना चाहे आपके किसी भी किस्म के ऑफिशियल मैटर को आपकी जो लोकल जुरिस्डिक्शन कोर्ट होती है उसमें आपकी गवर्निंग बॉडी के किसी भी मैटर को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जब तक खुद ना चाहे वो नहीं ले जा खुद लेके जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। अदरवाइज आप कि किसी भी मैटर को यानी कि हर तरह के मैटर्स को वहीं पे ही रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसी। अब डिसोल्यूशन जो है ना 2 तरह का है, एक ये कि आप अपनी एजेंसी को अपनी मर्जी से डिसोल्यूट करना चाहते हैं, और एक ये कि आप की रजिस्टर्ड एजेंसी को किसी ऑब्जेक्शन की सूरत में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी खुद जो है वो ये बिलीव रखती है कि भी आपकी एनजीओ आपकी एजेंसी के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कॉन्ट्रावेंशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। जो रूल्स रेगुलेशंस आपने अपनी एजेंसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाए थे अब आप वैसे नहीं कर रहे, या आप पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक काम नहीं कर रहे। तो ये जो सेक्शन 10 का सेक्शन जो 1 है वो ये कहता है कि हर सूरत में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो ये बिलीव रखती है कि रजिस्टर्ड एजेंसी को हमेशा अपने जो हमें सबमिट करवाते हैं रूल्स रेगुलेशंस उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे तो फिर हक विजानत होगी आपकी इस तरह की रिपोर्ट की बेस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई है आफ्टर कंसीडरिंग द रिपोर्ट दैट इट इज नेसेसरी और प्रॉपर टू डू सो may order that the agency shall stand dissolved on and from such date as may be specified in the order। यानी वो आपके खिलाफ यानी ये एक्शन ले सकती है कि आपकी एजेंसी को डिसॉल्व कर दे, कि फर्दर आपकी एनजीओ काम नहीं करेगी, क्योंकि रजिस्टर्ड एजेंसी आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं, आपकी वर्किंग बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में जा रही है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाकर दिए थे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप उनके कॉन्ट्राडिक्शन में काम कर रहे हैं। नंबर 11 सेक्शन जो है वो ये कहता है कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसी। अब आप अपनी मर्जी से फॉर एग्जांपल सारे मेंबर्स गवर्निंग बॉडी के जो अपने एक खास मकसद के लिए पहले इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी एजेंसी को रजिस्टर करवाया और उसके बाद उस पर वर्किंग की, फिर कुछ अरसा काम करते रहे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इसको हम मेजोरिटी जो है वो इतना टाइम वेलफेयर का नहीं दे पा रहे और हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये वो फैसला अपने तौर पर खुद से नहीं कर सकते। They always need for such kind of dissolution of the agency on the basis of informing to the voluntary welfare agencies registration authority। ये जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिया था आप पहले उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, और इन्फॉर्म करने के लिए आपकी एटलीस्ट 3/5 स्ट्रेंथ यानी लाजमी होनी चाहिए। 3/5 का मतलब ये है कि आपकी मेजोरिटी आपकी गवर्निंग बॉडी में से जो मेंबर्स हैं वो इसमें ये शो करें इंटेंशन के हाँ हम आपके साथ एग्री है, इस एजेंसी को रिजॉल्व कर देते हैं, हम फर्दर इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो फिर आप इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करेंगे कि आप हमारी एजेंसी के सारे मैटर्स को खुद आकर देखें और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस दें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये जो सबसेक्शन 3 है इसके मुताबिक इफ सेटिस्फाइड आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन दैट इट इज प्रॉपर टू डू सो may order that the agency shall stand dissolved on and from such date as may be specified in the order। अब अगर वो खुद सेटिस्फाइड हैं यानी ठीक है कि अगर आपकी एप्लीकेशन आपने उनको दी है तो उसके लिए अब उनको आपकी डिसोल्यूशन के लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखना होंगे कि आपके पास इस वक्त जो है आपकी एनजीओ के अकाउंट में कितना डोनेशन पड़ा है और आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन की हुई है उसमें आपके पास जो फाइल्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स पे आप काम कर रहे थे, जो रिसोर्सेज आपके पास मूवेबल हैं, ये सारी लिस्ट आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे मैटर्स को उन कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पर रिजॉल्व किया जाएगा। सेक्शन 12 जैसे कि आपको
इसके टाइटल से पता चल रहा होगा कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन के लिए आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया। हमारे पास इसमें ये सेक्शन 1 है, जिसमें एक एजेंसी जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड थी, अब वो अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाह रही है। तो उसके लिए फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ इन क्लासेस की फॉर्म में स्टेप्स लेने हैं। जैसे क्लास ये है, इसके मुताबिक आपने जो पर्सन इसमें ऑर्डर एनी बैंक और अदर पर्सन हु होल्ड मनीज, यानी इसमें जो एनजीओ का पर्सन एनजीओ के फाइनेंशियल मैटर्स को और सिक्योरिटीज को, एसेट्स को देख रहा था विदाउट दी प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जो भी उसने इसके बारे में डिसीजन लेना है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नोटिस में लाए बगैर वो नहीं कर सकता। क्लास बी जो है वो ये कहती है कि अपॉइंट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक कॉम्पिटेंट पर्सन को इसके सारे मैटर्स को एजेंसी के सॉल्व करने के लिए वो अपॉइंट करेगी, और उसको ये हक हासिल होता है कि वो आपके इन सारे मैटर्स को लीगल प्रोसीडिंग में एजेंसी के बिहाफ पर सारा देखे, एंड टू मेक सच ऑर्डर्स एंड टेकन सच एक्शन एज मे अपीयर टू हिम टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस। यानी इस पर्पस के लिए अब जिस तरह से जो सूटेबल मैटर होता है उसको सी एंड उसको सॉल्व करेगी। और आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल डेबिट्स, आपने जो आपके एनजीओ के ऊपर किसी किस्म के डेबिट्स हैं या लायबिलिटीज हैं एजेंसी के ऊपर, वो सारी आपने देखना होगी टू बी पेड और ट्रांसफर्ड टू सच अदर एजेंसी हैविंग ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एजेंसी। मीनिंग जो आपने पे करने हैं, जैसे आपके ऑफिस के बिल्स हैं या किसी किस्म की कोई भी आपके बिहाफ पर किसी की तरफ पेमेंट जानी हो, वो सारे फाइनेंशियल मैटर्स को क्लियर करने के बाद यानी जो अमाउंट बचती है उसको यानी प्रैक्टिस ये है कि उस सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स पर कोई और एनजीओ अगर काम कर रही हो तो ये फंड्स वहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सब सेक्शन 2 है, ऑर्डर मेड बाय द पर्सन अपॉइंटेड अंडर क्लास बी। अब वो जो ऊपर क्लास बी है उसके तहत उन्होंने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है इन सारे मैटर्स को डील करने के लिए, ऑन एप्लीकेशन बी एनफोर्सेबल बाय एनी सिविल कोर्ट हैविंग लोकल जुरिसडिक्शन इन द सेम मैनर एज अ डिग्री ऑफ सच कोर्ट। जैसे एक मीनिंग उसके जो ऑर्डर्स हैं जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है इन सारे मैटर्स को आपके फाइनेंशियल रिजॉल्व करने के लिए, तो उसके ऑर्डर्स की अहमियत या वैल्यू बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि एक सिविल कोर्ट में लोकल जुरिसडिक्शन में जो भी आपकी सिविल कोर्ट है जिस अंदाज से वो ऑर्डर करती है, बिल्कुल ये उतनी अहमियत रखती है और उसी अंदाज से इसको करेगा। हमारे पास इसमें 13 सेक्शन में इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है। आपके रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अ रजिस्टर्ड एजेंसी और ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट, आपको किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट का एक्सट्रैक्ट चाहिए हो, आप उसके रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अप्रोच करके उनसे ले सकते हैं, और उसकी जो भी वो प्रेस्क्राइब फी होती है वो आप उन्हें देंगे तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, आपको पेनल्टी भी फेस करना पड़ सकती है। इसमें एक प्रोसीजर है, वो ये कि अगर कोई भी पर्सन जो कि एनजीओ का मेंबर है और वो उसमें किसी किस्म का कोई भी उसने क्राइम कमिट कर लिया, यानी कुछ इरेगुलरिटी उससे हो गई या उसने की है, तो उसे भी बिल्कुल ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे कोर्ट में एक आम पर्सन जो क्राइम कमिट करता है और उसको ट्रीट किया जाता है। तो इसमें क्लास ए और क्लास बी दो क्लासेस हैं इस सब सेक्शन 1 की, सेक्शन 14 की, जिसमें एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर और। फिर इसमें क्लास बी में है इन एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इसके तहत जो भी मतलब आपकी रजिस्टर्ड एजेंसी है, एनी रिपोर्ट और स्टेटमेंट सबमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। अब इसमें आपका जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं वो किसी किस्म की कोई भी जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और रियल में जो वो वर्किंग करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल उनमें कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो जाहिर है कि वो क्राइम के मुर्तकिब होते हैं। तो उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपको जानिब होगी कि आपको जो है वो कोर्ट के हवाले करके यानी बिल्कुल उसी तरह से आपको ट्रीट करवाएगी कि जिस तरह उसमें आपकी यहाँ इस लॉ के मुताबिक आपको पनिशमेंट फेस करना पड़ेगी, फाइन भी आपको पे करना होगा, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और अगर आपकी क्राइम की नेचर ऐसी है तो उसमें आपको फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट दोनों तरह की पनिशमेंट्स आप फेस करेंगे। हमारे पास इसमें सेक्शन 2 है where the person committing an offence under this ordinance is a company, मतलब ये कंपनी का वर्ड या और अदर बॉडी, कॉर्पोरेट और एन एसोसिएशन, ये सब जो वर्ड्स या टर्म्स इसमें उन्होंने बताए हैं वो सारे गवर्निंग बॉडी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और गवर्निंग बॉडी में यानी आपने डिफरेंट
जो टाइटल्स दे रखी हैं, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मतलब इस तरह से जो भी आपने उनको टाइटल डेजिग्नेशन कर रखा है गवर्निंग बॉडी के अंदर, अनलेस ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस हैं कि भी उसमें बिल्कुल उसको जैसे कोर्ट चांस देती है कि आप अपनी एविडेंस प्रोवाइड करें अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए अगर आपके पास है, तो इस तरह से एनजीओ के मेंबर को भी यानी इसमें ये हक हासिल है कि भी वो ये साबित करें कि जो एलिगेशन उस पर लगाई गई हैं जिसमें ये शो हो रहा है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रडिक्शन में काम किया है, तो वो इसके लिए अगर वो सपोज किया जा रहा है कि वो गिल्टी है इस ऑफेंस के लिए, वो उसके लिए पूरे एविडेंसेस या वो प्रूफ्स जो हैं वो प्रोवाइड करें। तो अगर वो ठीक निकलते हैं, उसकी फेवर में है, यानी कि वो इनोसेंट होता है, तो उसको बिल्कुल उसी तरह से इनोसेंट ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन समटाइम होता है कि आप इंटेंशनली कुछ गलत काम करते हैं, तो फिर उसकी आपको सजा भुगतना होगी। इसमें उसका सबसेक्शन 3 है, नो कोर्ट शैल टेक recognition of an offence under this ordinance except upon complaint in writing made by the registration authority or by an officer authorized by it in this behalf। तो इसमें जो आपका रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से जो ऑफिसर अथोराइज होता है, वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के बिहाफ पर आपके लिए जो भी एक्शन लेगा इस कंप्लेंट पर, वो बिल्कुल ऐसे ही उसको लिया जाएगा कि जैसे एक कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसे किसी और कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। इंडेमनिटी और ये जो सब सेक्शन 15 है, 16 है, 17 है, ये और 18 है, यानी इसमें और जो इन चारों सेक्शंस में कोई भी जो मैटर है सेक्शन 15 के मुताबिक, नो सूट यानी किसी किस्म का कोई दावा या कोई मुकदमा या कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है वो किसी भी पर्सन के खिलाफ, अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ के साथ कोई काम किया है लेकिन उससे कोई मिस्टेक हो जाती है और वो ये मिस्टेक इस नेचर की है कि ये साबित कर रही है कि भी शायद इसने कोई क्राइम कमिट किया है, लेकिन अगर उसकी वो इनोसेंट साबित हो जाए तो उसे फिर उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं चलाया जाए। 16 में पार्ट टू अमेंड स्केड्यूल, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके मुताबिक वो ये अथॉरिटी या पार्स जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को देती है कि भी वो किसी किस्म की कोई स्केड्यूल में अमेंडमेंट्स लाना चाहें तो वो कर सकते हैं। 17 में पार्ट एग्जाम, यानी कि इसमें आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी एनजीओ को या क्लास ऑफ एजेंसीज को अगर वो एग्जाम्प्ट करना चाहे अपने किसी रूल से, रेगुलेशन से और ड्यूरिंग वर्किंग और ड्यूरिंग ऑपरेशनल ऑफ द एनजीओज, तो वो कर सकते हैं। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको अथोराइज करती है अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि वो अगर कोई चेंज किसी खास कंडीशन की सूरत में वो उनको दे सकते हैं ये रिलैक्सेशन एग्जाम्प्ट करने की। डेलीगेशन ऑफ पावर्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू अपनी पावर्स को डेलीगेट करती है। वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि अपने बिहाफ पर अपनी अथॉरिटी जो है वो दूसरे पर्सन को डेलीगेट करना in respect of such agency or class of agencies as may be specified in the notification to any of its officers। यानी उनके पास जो भी ऑफिसर्स हैं वो जिसको चाहे नॉमिनेट कर दे। रूल्स के मुताबिक जो है इसमें ये हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। अगर इसमें किसी किस्म के कॉन्सेप्ट की कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए माजरत। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।